मैं प्रधानमंत्री को फेल तो नहीं करूंगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा तृतीय श्रेणी में पास हो। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण इसी फील गुड नैरेटिव चलाने के हथकंडे का एक नमूना था, जबकि असलियत ये है कि भारत प्रति इनकम आमदनी के लिहाज से दुनिया में 142वें स्थान पर। अरे भाई, वो पीछे मोदी के नारे लगवा रहे थे। हाँ। मैं आपको बता दूं, ये मोदी के नारों की नारे कैसे लगते हैं। प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीच बीच में उन्होंने भाइयों और बहनों भी कहा। हाँ। जैसे कि वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। मोदी जी तो उस राजनीतिक लफाजी में उनका तो कोई सानी नहीं। आयुष्मान भारत का सवाल है, मोदी और अदानी के संबंध है, उसमें भी भ्रष्टाचार की बहुत सारी गंध आती है। हाँ। और 1000 साल अतीत और 1000 साल भविष्य, और बीच में मोदी जी खड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार की शेखीखोरी है। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ढंग का प्रीपोल अलायंस बना है, उसको नुकसान हुआ है। ये पूरे के पूरे भाषण को ही इन्होंने चुनावी भाषण बना दिया है। देखिए, मणिपुर की घटना के सवाल पर तो मोदी जी का जो फौज के अंदर समर्थन था, वो समर्थन कमजोर पड़ा है। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मेरी निगाह में राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कार्रवाई साबित हुई। 4 तारीख की जब घटना हुई तो मणिपुर केंद्र सरकार की वॉच में था। नरेंद्र मोदी से ज्यादा उद्घाटन प्रिय, इवेंट प्रिय, समारोह प्रिय, कैमरा प्रिय कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की रेटिंग घटी है और राहुल गांधी की रेटिंग जितनी थी उससे ठीक दूनी हो गई है। जहाँ तक आम लोगों की पसंद है, वहाँ पे तो नंबर 1 पे राहुल गांधी खड़े हुए हैं। जब आप लोकसभा में भाषण दे रहे हैं तो आपने उसको चुनावी रैली बदल दिया। जब आप राष्ट्रीय मंच पर लाल किले से भाषण दे रहे हैं तो आपने उसको चुनावी रैली। अभी बहुत चुनावी रैलियां उन्हें करनी है सारे देश में घूम घूम के, खूब लफाजी करने का मौका मिलेगा। आप 15 अगस्त पे क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभय दुबे सर हैं और आज एक बार फिर से मैं इसलिए इनके पास आया हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है और उस भाषण को लेके 90 मिनट का जो भाषण है उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे नहीं लग रहे थे, विपक्ष को ज़्यादा गालियां दे रहे थे या फिर टोंट मार रहे थे या फिर वो बाकी की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिन बातों पर या जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए उन पर नहीं बोला। जैसे मणिपुर पर वो सिर्फ 2 मिनट बोले, नू हिंसा पर नहीं बोले, आगे के क्या प्रोसेस हैं उस पर नहीं बोले, जबकि वो और 1000 साल आगे की बात करते हैं या 2047 तक की बात करते हैं। तो पूरे भाषण को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे कि संसद में राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण को अभय सर कैसे देखते हैं और बाकी की जो छोटी मोटी घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं उन पर बात करेंगे। अभय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी, आज आपने प्राइम मिनिस्टर का पूरा भाषण सुना और आप सुबह से जाग रहे हैं, लगातार आप कई सारे चैनल्स पर हैं। आप अगर पूरे सिनेरियो में अगर देखें प्राइम मिनिस्टर के भाषण को, आप कैसे लेते हैं और क्या आपको समझ में आता है? देखिए, हर सत्तारूढ़ नेता अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक फील गुड नैरेटिव चलाता है जी। मतलब वो एक खुशनुमा कहानी जनता को सुनाता है जी। वो हमेशा कहता है कि उसके नेतृत्व में देश की प्रगति हो रही है, देश दिलदुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था नई छलांगे मार रही है, जनता बहुत ही खुशहाल है, सब लोग बहुत मजे में हैं, कोई दिक्कत नहीं है और भविष्य बहुत उज्जवल है। साथ में वो ये भी कहता है कि उससे पहले की जो सरकारें थीं वो इतनी सक्षम नहीं थीं, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन सरकारों ने बहुत सी गड़बड़ियां की थीं और हम उन गड़बड़ियों को भी ठीक कर रहे हैं, साथ में वर्तमान भी बना रहे हैं और भविष्य की रचना भी कर रहे हैं। इस प्रधानमंत्री का पूरा भाषण इसी फील गुड नैरेटिव चलाने के हथकंडे का एक नमूना था। ठीक है। मैं से हथकंडा इसलिए कह रहा हूं कि उस भाषण में बहुत सी बातें ऐसी थी कि यार आप जरा सा भी उनको डिकोड करें तो फिर उनका पोलापन जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। मसलन प्रधानमंत्री अपने भाषण में एक जगह कहते हैं कि वो 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की योजना उनकी है। 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की उनकी योजना है। अब आप जरा सोचिए कि अगर एक महिला को गांव में लखपति बनाया जाएगा, यानी उसकी आमदनी साल में 1 लाख रुपए होगी, तो कुल मिलाकर उसकी आमदनी महीने में 8,000 रुपए ही तो हुई। तो आप इसमें क्या ऐसी खास बात है? इसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि भारत कुल मिलाकर एक लो इनकम कंट्री है। ठीक है। तो एक ऐसा देश जो लो इनकम कंट्री हो, जहां पर अभी सरकार को संकल्प करना पड़ रहा है कि वो स्त्रियों की आमदनी गांव के स्तर पर साल में 1 लाख कर सकते हैं, उसके लिए विशेष योजना चलानी पड़ रही हो, जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा हो, उससे आप अंदाजा लगाइए। इसके बारे में कहना कि दुनिया की वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है
और आगे जाकर वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है, और अगर हमें और 5 साल मिले तो हम इसको दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। जबकि असलियत ये है कि भारत प्रति इनकम आमदनी के लिहाज से दुनिया में 142वें स्थान पर है। 142वां स्थान है भारत का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार, प्रधानमंत्री जो भी आंकड़े देती है वो आंकड़े असल में झूठ और सच को मिलाकर बनाए जाते हैं, और दरअसल वो आंकड़े एक छल हैं। भारत के आर्थिक आंकड़ों की कहानी तो बड़ी ही विकट है। आप अर्थशास्त्रियों से बात कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि ये आंकड़े दरअसल संदिग्ध हैं। जो कि जीडीपी के आंकड़े होते हैं, कुल घरेलू उत्पाद के आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े दरअसल संदिग्ध हैं। अगर भारत सरकार ये दावा करती है कि हम 7% जीडीपी की दर से हमारी वृद्धि हो रही है, तो आप बहुत आराम से, भले ही आप अर्थशास्त्र के ज्ञान रखते हो न रखते हो, आप 7 में से 2% अपनी तरफ से कम कर दीजिए, क्योंकि 2% वो आंकड़े जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, नकली तौर पे, फर्जी तौर पे बढ़ाए गए हैं। अगर सरकार कहती है कि हम 6% बढ़ रही है, तो आप मान के चलिए अर्थव्यवस्था दरअसल 4% बढ़ रही है। प्रोफेसर अरुण कुमार, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, वो कहते हैं कि सरकार का ये दावा कि हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, पूरी तरीके से गलत है। भारत कुल मिलाकर 7वें या 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब इसके इर्द गिर्द एक फील गुड नैरेटिव प्रधानमंत्री तैयार करना चाहते हैं, गोदी मीडिया की मदद से और अपने प्रचार तंत्र की मदद से, और अपने प्रधानमंत्री पद पर उनकी जो अपनी हैसियत है उस हैसियत की मदद से वो बनाना चाहते हैं। लेकिन ये फील गुड नैरेटिव चूंकि फर्जी आंकड़ों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे पंक्चर करना बहुत आसान है। थोड़ी सी कोशिश में ही ये फील गुड नैरेटिव पंक्चर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आज जब मैंने स्पीच सुनी प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने कई बार बोला कि मैंने ये कर दिया, मैंने संसद बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए लोकसभा में आए थे, तब भी उन्होंने कई बार बोला कि मैं 20 साल से हूँ, 20 साल से लोग मुझे गिराने की अरे भाई वो पीछे मोदी के नारे लगवा रहे थे। हाँ, मैं आपको बता दूं ये मोदी के नारों की नारे कैसे लगते हैं, और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी जानकारी मुझे अभी हाल ही में हुई है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के वैलिडेटरी फंक्शन में मुझे भी निमंत्रित किया गया था, और मेरे लिए जो एनक्लेव बनाया गया था, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन था उस वक्त, इसलिए मुझे उस एनक्लेव में बैठाया गया था। जैसे ही मोदी जी आए तो हम लोगों के ठीक पीछे 25-30 नौजवान बैठे हुए थे, एक गुट बना के, कोई खास तरह के गमछे भी पहने हुए थे। वैसे ही उन्होंने मोदी जी जय श्री राम, मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, और पूरे कार्यक्रम में मोदी के नारे लगाते रहे। उस पूरे कन्वेंशन हॉल में 4000 से लोग ज्यादा भरे हुए थे, सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर, प्रोफेसर और वो लोग थे जिनको डिग्रियां वगैरह मिलती हैं। और उनमें मैंने ध्यान से देखा, कोई ऐसे नारे नहीं लगा रहा था, केवल वही 20-25 लोग मोदी के नारे लगा रहे थे। तो ये सब बड़े प्रायोजित रूप से और नियोजित रूप से लगवाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और बहस के दौरान जब वो संसद में भी नारे लगने लगे, तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। और खुद प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीच में उन्होंने भाइयों बहनों भी कहा, हाँ, जैसे कि वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। हाँ। तो जब ऐसी स्थिति, देखिए संसद एक अलग तरह का मंच है, वो चुनावी रैली नहीं है, वो आपकी पार्टी की जनसभा भी नहीं है। उसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, उसमें तथ्य और आंकड़े लेके आना चाहिए। ये खामी विपक्ष के नेताओं में भी पाई जाती है। वो लोग भी पूरी तैयारी करके नहीं आते हैं, और वो जो राजनीतिक लफ्फाजी होती है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। और मोदी जी तो उस राजनीतिक लफ्फाजी में उनका तो कोई सानी नहीं है, तोड़ नहीं। अच्छा, 3 जिन टॉपिक्स पे आज बात हो रही है प्रधानमंत्री के, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेके बोला कि भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है और तुष्टीकरण है। वो बेसिकली इंडिया विपक्ष के लिए उन्होंने ये बातें बोली हैं। क्या आप प्राइम मिनिस्टर जब ताल ठोकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा और मैं परिवारवाद मिटा दूंगा और तुष्टीकरण ये लोग करते हैं, आपको नहीं लगता है कि अब ये बातें शायद उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि आपकी पार्टी में परिवारवाद भी है, अजीत पवार को आपने लिया, भ्रष्टाचार भी वहीं पे है, उसके अलावा तुष्टीकरण की जब राजनीति की बात आती है तो आई थिंक सबसे ज्यादा इन्हीं पे आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के। तो आप ऐसे इसको कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस बिना पर लाल किले की प्राचीर से, संसद से ये चीजें बड़े खुलेआम बोलते हैं कि हम इनको खत्म कर देंगे, जबकि उनकी पार्टी में ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, मुझे लगता ही है कि उन्हें यकीन है कि पब्लिक दूसरों के मुकाबले मेरी बात ज्यादा मानती है। अच्छा। मेरी साख दूसरे नेताओं से ज्यादा है,
व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ। व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार के ऊपर भी उस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है जैसा राज्यों में भाजपा की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। जैसे कर्नाटक में 40% सरकारा का आरोप है, अब मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर भी 50% कमीशन खोरी के आरोप लगने लगे हैं। तो ऐसा उनका मानना है, जबकि देखिए अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला छपा था कि ये जो द्वारका ई वे है उसके अंदर कहाँ 80 करोड़ कितने 18 करोड़ से बढ़ के वो कितना 250 करोड़ तक वो प्रति किलोमीटर का खर्चा पहुंच रहा है। तो वो सीधा सीधा पहली नजर में ही भ्रष्टाचार का मामला लगता है। आयुष्मान भारत का सवाल है, मोदी और अदानी के संबंध है, उसमें भी भ्रष्टाचार की बहुत सारी गंध आती है, बहुत गंध। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा संयोग है कि अभी तक, और विपक्ष का इसमें नकारापन कहूंगा मैं, कि वो अभी तक इस भ्रष्टाचार के इन मामलों को केंद्र सरकार पर चिपका नहीं पाया। अच्छा, वो इस जनता के सामने ये साबित नहीं कर पाया। साबित करने के लिए लगातार मुहिम चलानी पड़ती है। आजकल मोदानी के सवाल पर विपक्ष का अपेक्षाकृत ठंडा है, वो ज्यादा उस पर बोल नहीं रहा है। मतलब राहुल गांधी ने संसद में अपना भाषण शुरू यहाँ से किया था कि पिछली बार जब मैंने भाषण दिया था मैंने अदानी के मसले पर ज्यादा जोर दिया था, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। आज मेरा भाषण एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए मैं अदानी के मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। हालांकि उन्होंने ये कह के अपने भाषण को अदानी के मुद्दे से जोड़ा जरूर, लेकिन उनका फोकस वहां पे नहीं था और उन्होंने उसको जोड़ने में भी ज्यादा फोकस नहीं दिखाया। अगर वो मणिपुर के मसले को अदानी के मुद्दे के साथ जोड़ते, मणिपुर के मसले को अगर वो महंगाई और महंगाई और बेरोजगारी के प्रश्न से जोड़ते, अगर वो बताते कि मणिपुर जो है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक निकम्मेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तब वो एंटी इनकम्बेंसी के जो चारों कोण हैं वो उभार पाते। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक निकम्मापन और भ्रष्टाचार, इन चार में। जी ठीक है। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर लगातार वो बात कर रहे थे कि विकसित भारत को बनाना है 2047 तक, आप लोगों को मैं आशीर्वाद लेने आया हूं और 1000 साल आगे की मुझे सोचना है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आम जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जो लोग आज के जमाने में रह रहे हैं उनसे ये कहना कि आज हम जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आगे 1000 साल तक वो हमारी बुनियाद बना रहेगा, और साथ में ये कहना कि इससे पहले 1000 साल की गुलामी से हम लोग निपट रहे थे। तो ये 1000 साल अतीत और 1000 साल भविष्य और बीच में मोदी जी खड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार की शेखीखोरी है? जैसे 1000 साल से ये देश मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मोदी जी आ गए हैं, अब वो 1000 साल तक काम भी करेंगे और 1000 साल तक उनकी देश के ऊपर छाप रहेगी। तो इस प्रकार की बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और वो पहले भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि हम जो शिलान्यास करते हैं हम ही उसका फिर उद्घाटन भी करते हैं, और आगे इस बार भी हम वही करेंगे, और अगले साल भी जब नया चुनाव हो चुकेगा और हम 2024 को चुनाव जीत चुकेंगे तो हम इसी मंच में खड़े होकर आपको देश की प्रगति की जानकारी देंगे। इस प्रकार की बातें करना मेरा मानना है कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 2014 और 2019 के बाद में 2024 में परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। ये न 2014 ऐसी परिस्थिति है जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण बड़ा माहौल बन गया था और जनता एक नए नेता की तलाश में थी जो कि मोदी जी उसे मिले, न ये 2019 जैसी परिस्थिति है जब लोगों ने मोदी जी के काम को थोड़ा थोड़ा ही देखा था और वो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के कारण एक देशभक्ति का थोड़ा सा उन्माद सा लोगों पे आया हुआ था। ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। मोदी जी के खिलाफ विपक्षी एकता का इंडेक्स उन दोनों चुनावों में 0 था, अब एक प्री पोल अलायंस बन चुका है। ये पिछले 10 साल की सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रभावशाली और दूरगामी असर डालने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि प्री पोल अलायंस का मतलब क्या होता है। उसने खुद एनडीए को प्री पोल अलायंस के तौर पर बनाया था और उसका फायदा उठाया। जब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ढंग का प्री पोल अलायंस बना है उसको नुकसान हुआ है। आपको ध्यान होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 1993 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने एक प्री पोल अलायंस उत्तर प्रदेश में बनाया था और भाजपा को बहुमत में आने से रोक दिया था। तो भाजपा इसीलिए जो जिस तरह से वो लोग विचलित दिखाई दे रहे हैं उसका यही कारण है। उनको लगता है कि इस प्री पोल अलायंस के कारण ऐसा ना हो कि फिर से 2004 घटित हो जाए। आपसे पिछली बार जब बात हुई थी तब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, तब आपने मुझे बोला था कि अभी तो शुरुआत है, आप देखिए उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर भी और क्या क्या बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने घमंड दिया, भ्रष्टाचारिया,
बहुत सारी चीजें बोली। अच्छा, जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है इस स्पीच के बाद, मैं आज उनको सुन रहा था या उससे पहले भी, कि प्राइम मिनिस्टर का बार बार इस बात पर फोकस करना कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मांगने आया हूं कुछ, 2024 में मैं ही रहूंगा, चुनावी भाषण 2047। था हाँ, पूरी तरीके से। नहीं, देखिए, उनका आप 15 अगस्त पे जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, मैं इसी में जोड़ दूं, फिर आप कंटिन्यू हाँ। करना। उनका कहना यह है कि दरअसल प्राइम मिनिस्टर की अब पोल खुलने लग गई है, लोग उनको समझने लग गए, तो उनको डर है इस बात का, इसलिए वो अभी से ये मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट क्यों बेकार करना, 24 में तो हम ही आने वाले हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? अब आप इसकी तुलना 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने जो 15 अगस्त पे भाषण दिया था उससे कीजिए। अच्छा, क्या था वो? 1957 में नेहरू जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि अगर आप अभी 7-8-10 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, यही स्थिति थी, 7-8-10 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, अगर आपको कोई दूसरी सरकार पसंद आ रही है तो आप उसके लिए वोट दे दीजिए, मैं खुश होऊंगा और मेरी जितनी भी हैसियत होगी उतनी सेवा आप लोगों की करता रहूंगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा था। अब आप उससे नरेंद्र मोदी की तुलना कीजिए, ये पूरे के पूरे भाषण को ही इन्होंने चुनावी भाषण बना दिया अपना। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे राष्ट्र को आप संबोधित कर रहे हैं और इस तरह की आप बात कर रहे हैं। दूसरे, उन्होंने परिवारवाद ये सब जो किया है उन्होंने, इसमें तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 बातें कही हैं। उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ जो लगातार बोल रहे हैं उससे इनका माथा ये भी ठनका है कि कहीं देश की जनता में और मतदाताओं में परिवार का जो महत्व है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसको छेड़ रहे हो। अच्छा, इसीलिए आज देखिए पूरे भाषण में कम से कम 40-50 बार उन्होंने मेरे प्यारे परिवार हाँ, परिवार को लेकर, मेरे प्यारे परिवारीजनों, हाँ, परिवार, ये बार बार उन्होंने कहा। तो दिखाना चाहते हैं कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, हम तो एक ही परिवार के हैं। तो ये सारी की सारी मन में बहुत सी शंकाएं हैं और उन शंकाओं के कारण जो पूरी रणनीति है वो गड्ढम गड्ढ हो गई है। अच्छा, ओके। तो पूरा जो आज 90 मिनट का भाषण था उसमें आपको अगर नंबर देने हो प्राइम मिनिस्टर को 10 में से, आप कितने नंबर देंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर? एज ए नरेंद्र मोदी आप छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो वो भाषण निराशाजनक था। ठीक है। आप देखिए, आप इसकी तुलना कीजिए 2014 में उन्होंने जो प्रधानमंत्री के तौर पर पहला भाषण दिया था उसमें उन्होंने जन धन योजना की घोषणा की थी। वो एक बहुत बड़ी योजना थी, बड़ी घोषणा थी और उस जनधन योजना के कारण वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला काम चला पाए और एक पूरे सब्सिडी तंत्र का पिछले 9 साल में निर्माण कर पाए। ये वाला भाषण ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण योजना का ऐलान नहीं करता। ये ऐसा कोई रोड मैप पेश नहीं करता कि आगे के लिए हम ये सब काम करेंगे। एक उन्होंने विश्वकर्मा योजना का जरूर उन्होंने कहा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज समझ में, वो महिलाओं के लिए भी जो आज बोला, हाँ महिलाओं के लिए बोला, कोई बहुत बड़ी चीज बताया नहीं, केवल 8,000 रुपए महीने की आमदनी का सवाल है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, इसीलिए वो एक बार कह के ही उस बात को वो रह गए। अब आप देखिए, जब लोकसभा में वो भाषण दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव की बहस में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में मिजोरम में वायुसेना के विमानों से बम बरसाए थे। मैं बता रहा हूँ कि फौज के रिटायर्ड लोग जो कि दरअसल मोदी जी के सपोर्ट में थे, उसमें एक ने मुझसे कहा कि मुझे ये उनकी प्रधानमंत्री की बात अच्छी नहीं लगी, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो एक नेशनल सीक्रेट था और आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको इस तरीके से पेश किया। नेशनल सीक्रेट वहां पर जैसे ही मिजोरम में उस वक्त स्थिति थी, वो लोग एक तरह से स्वतंत्र मिजोरम की घोषणा करने वाले थे, तो वो और बिल्कुल बगावत की स्थिति थी, तो वो इस पे भी लोगों को बहुत है। देखिए, जिस तरह से ये लोग शासन चला रहे हैं और जिस तरह का माहौल पूरा बना हुआ है, उसमें बहुत सारे दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी और आमतौर पर मोदी और भाजपा का समर्थन करने वाले लोगों के अंदर भी धीरे धीरे नाराजगी पैदा होती जा रही है। मैं ऐसे लोगों की सूची भी आपके सामने आप भी उन लोगों को जानते हैं, वो लोग अखबारों में भी लिख रहे हैं और अपने वक्तव्यों में भी ये जो अतियां हैं, एक मतलब हद परले दर्जे की हद हो रही है, हद पार की जा रही है, उसकी आलोचना करने लगे। तो अगर आपको पूरे भाषण को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो आपने बोला कि आप नाखुश हैं उनके भाषण से, क्योंकि मैंने भी जब वो भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित कर रहे हैं, वो बेसिकली पार्टी ज्यादा लग रही थी और चुनावी रैली की शैली में उन्होंने फिर से वही विपक्ष को टारगेट किया
और वही भ्रष्टाचार की बात करी। इससे पहले भी वो संसद में भी इसी तरीके की 1-2 घंटे का भाषण उन्होंने दिया था। अच्छी बात ये रही आज के भाषण में जो मुझे लगा कि सबसे पहले वो मणिपुर पे आए, भले ही वो 2 मिनट बोले हों। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लोकसभा में मणिपुर पे नहीं बोले थे और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था तो उसमें बड़ी उनकी किरकिरी हुई थी। तो शायद उनको ऐसा लगा हो कि अभी मणिपुर पे अगर हम नहीं बोलेंगे और बाकी चीज़ों पे पहले बोलेंगे तो फिर से वही मसला बनेगा, इसलिए शायद वो मणिपुर पर पहले बोल गए। लेकिन क्या मणिपुर जैसा कहीं और नहीं होगा, या नूह वाली घटना या जो रेलवे वाली जो घटना हुई थी जहां पर चेतन सिंह ने 4 लोगों को मार दिया था, उस तरीके की घटनाओं को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने फिर से कुछ नहीं बोला देशवासियों से? देखिए, मणिपुर की घटना के सवाल पर तो मोदी जी का जो फौज के अंदर समर्थन था वो समर्थन कमजोर पड़ा है। अच्छा। बहुत से लोग जो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर टीवी चैनल पे आते हैं और वो हमेशा वो लोग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का समर्थन बड़े पैमाने पर करते थे, लेकिन मणिपुर की घटना के सवाल पर सरकार की जो नाकामी है उससे वो लोग मनी मन बहुत ही क्षुब्ध हैं और वो तरह तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक तो पहलू ये है। दूसरी पहलू यह है कि मणिपुर की घटना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव न लाता, अगर राहुल गांधी और तरुण गोगोई और विपक्ष के दूसरे नेता इसको जोरदारी के साथ में संसद में रेखांकित नहीं करते, अविश्वास प्रस्ताव बहस के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर नहीं करते, तो मणिपुर कभी भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकता था। खुद अमित शाह के वक्तव्यों को आप देखिए, वो कहते हैं फलानी सन में इतनी हिंसा हुई, लेकिन कोई संसद में नहीं बोला। ये केवल एक राज्य मंत्री ने बोल दिया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताता है कि अभी भी उत्तर पूर्व और मणिपुर राष्ट्रीय जीवन की जो मुख्य धार है उससे बाहर खड़ा हुआ था। हाँ, अभी है। इस विपक्ष की इस कोशिश से वो पहली बार राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच में आया है। अब मध्य प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, पंजाब में बैठा हुआ बंदा, दक्षिण भारत में बैठे हुए लोग, वो सब लोग मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मणिपुर का सवाल उठ रहा है। ये बताता है कि अगर विपक्ष ये नहीं करता, इस लिहाज से विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मेरी निगाह में राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कार्रवाई साबित हुई है। इसको केवल चुनावी दृष्टि से ही हमें नहीं देखना चाहिए कि चुनाव में कौन जीता, कौन आ रहा, किसने छक्के लगाए, किसने फील्डिंग की। इस प्रकार की जो छिछली किस्म की लफाजी होती है, इससे दूर रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कुल मिलाकर इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव से सदन में जो चर्चा हुई, सब लोगों ने उसको देखा और सब लोगों की जुबान पर है, उससे दरअसल हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ। और एक ऐसा बड़ा हिस्सा देश का जो बिल्कुल बाहर कोने में बैठा हुआ था और उपेक्षित महसूस कर रहा था, उनके लोग जब यहाँ आते हैं, हम लोग उन्हें चिंकी मिंकी कहते हैं, जैसे कि वो इस देश के रहने वाले ना हो, और एक तरह का नस्ली भेदभाव भी उनके साथ किया जाता है। ये सब उत्तर भारतीयों की बड़ी खराब बात है, मैं फिर से कहूँगा। तो वो लोग जो है वो हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो लोग बिल्कुल राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इसका श्रेय विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को जाता है। ठीक है, मतलब विपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, शायद उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर आए। हालांकि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब 2 मिनट प्राइम मिनिस्टर मुश्किल से बोले होंगे संसद में, लोकसभा में जब बोले, आज भी वो 1 मिनट मणिपुर पर बोले, जब ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से किया जाता है, उनके नेताओं से किया जाता है, तो उनका कहना ये होता है कि गृह मंत्री ने एक डिटेल में लोकसभा में अपना भाषण दिया, उन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि किस तरीके से मणिपुर में उन्होंने चीज़ें हैंडल की हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह मोदी से अच्छा संसद में बोले। नहीं, देखिए, आप गृह मंत्री जो बोले, आप जरा उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। गृह मंत्री ने क्यों कुकी और मैतेई संघर्ष हुआ इसकी जानकारी देने के बाद उन्होंने कहा कि 4 तारीख की घटना से पहले ही हमने मणिपुर के सारे बड़े अफसरों को हटाकर उनकी जगह केंद्र से अफसर भेज दिए थे। यानी गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव तीनों दिल्ली से भेजे जा चुके थे। जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह ढक्कन हो चुके थे, उनकी कोई उपयोगिता वगैरह नहीं थी, उनको बनाए रखा जाता या हटा दिया जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यानी 4 तारीख की जब घटना हुई तो मणिपुर केंद्र सरकार की वॉच में था। डायरेक्ट अमित शाह, हाँ, सीधे अमित शाह जो हर हफ्ते वहां की सुरक्षा की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस से जानकारी ले रहे थे, उनकी वॉच में था। ये वो तो उन्होंने बोली भी थी लोकसभा में। बोली, वो उनके कहने से मुझे मालूम पड़ा। मुझे जानकारी नहीं थी। राइट, उन्होंने ये बात बोली थी। और आप देखिए कि वो 3 दिन मणिपुर में रहे भी, मई के महीने में जाकर, और जो गृह राज्य मंत्री थे वो तो शायद 21 दिन तक वहां पर रहे। इसका सीधा मतलब है कि मणिपुर की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही थी।
इसके बावजूद 4 तारीख की घटना हुई, इसके बावजूद 4 तारीख की घटना को पूरे मई के महीने में उसके दोषियों को आइडेंटिफाई की शिनाख्त नहीं की गई उनकी। 18 तारीख पर जाके उसकी रपट लिखी गई। रपट लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। जब दिल्ली में महिला आयोग, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही नियुक्त है, जब उस महिला आयोग ने वहां कहा मुख्य सचिव वगैरह से, तब भी कुछ नहीं किया गया। महिला आयोग ने भी केवल शिकायत करके ही वो रह गया और बाकी कुछ किया ही नहीं महिला आयोग ने। वो भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग है। तो मैं बता रहा हूं, ये सारे की सारी चीजें जो है केंद्र सरकार की देखरेख में हो रही थी। इसका मतलब है मणिपुर की समस्या की प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। ये एक तरह से उन्होंने कबूल कर लिया है अमित शाह ने इस बात को। यहां पर विपक्ष को जोर देना चाहिए कि ये है असली समस्या। विफलता एन बीरेन सिंह की तो है ही। हाँ, सीधी विफलता केंद्र सरकार की विफलता है। हाँ। तो मैं उसी पे इसलिए आ रहा था कि जब बीजेपी प्रवक्ताओं से या नेताओं से आप पूछते हो कि मणिपुर पर मोदी क्यों नहीं बोले, तो उनका कहना होता है कि अमित शाह ने बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर क्यों उस मुद्दे पर बोले, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का मैटर है, तो अमित शाह ने उस पर जवाब दिया है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब किसी रेल का उद्घाटन करना होता है तो वहां पे आपके रेल मंत्री नहीं होते हैं, किसी पुल का उद्घाटन करना होता है तो वहां पर या सड़क का उद्घाटन करना होता है तब आपके नितिन गडकरी नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे चीजों का श्रेय मेट्रो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करने जाते हैं, तो जब इतनी बड़ी घटना होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? देखिए, इस नरेंद्र मोदी से ज्यादा उद्घाटन प्रिय, इवेंट प्रिय, समारोह प्रिय और कैमरा प्रिय कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा कोई नेता भी नहीं हुआ, प्रदेश के स्तर पर भी इस तरह के नेता नहीं। तो ये उनकी एक खास बात है, वो चाहते नहीं कि किसी को किसी भी चीज का कोई श्रेय प्राप्त हो। ठीक है, ये स्थिति है। अब सवाल ये है कि लोकतंत्र में बहुत सारी जवाबदेही भी होती है। जवाबदेही भी सब सारी आपकी होनी चाहिए। जब हर बात पे आपको ताली मिल रही है तो आपसे पूछताछ भी की जाएगी, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम गलत क्यों हुआ। उस सवाल पे फिर वो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू उठा देते हैं। यानी उस सवाल में बताने लगते हैं कि फलाना आदमी जिम्मेदार है। हाँ। लेकिन उद्घाटन करने के लिए वो तैयार हैं उसमें। हाँ। तो ये सारी समस्याएं, तो ये सारे अंतर्विरोध विरोधाभास तो इस सरकार का मुंह चिढ़ा ही रहे हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो टैक्सी ड्राइवर और मैं एक कोई डिबेट सुनता हुआ आ रहा था, तो उसमें किसी स्पोक पर्सन ने एंकर को बोला, एंकर ने पूछा कि आपने प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना? तो प्रवक्ता ने जवाब दिया कि हाँ मैंने सुना, और आपने भी शायद इसलिए सुना होगा क्योंकि आपको एंकरिंग करनी थी, इसके अलावा आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। तो वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लग गया, कह रहा बात तो ये सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भाषण में अब कुछ नया नहीं है। सवाल मेरा ये है कि क्या जो आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि वो जो बात बोलेंगे देश उन पर भरोसा करेगा, इस बात में अब कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा के सारे प्रवक्ता भी यही बात बार बार कर रख रहे हैं और वो पिछले चुनाव का उदाहरण देते हैं कि जबकि राहुल गांधी ने 75,000 रुपए का वो दिया था, सब्सिडी देने की बात कही थी, और केंद्र सरकार की सब्सिडी काफी कम थी, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की। तो वो बात कही जा रही है, वो तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया। अच्छा, तो इस बार फिर से इस बात की परीक्षा है कि मतदाता किसकी बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे। वो प्रधानमंत्री की बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे इस बात के कि विपक्ष भ्रष्ट है, या विपक्ष की इस बात पे भरोसा करेंगे कि ये सरकार निकम्मी है और इसके खिलाफ सरकार को हटाया जाना चाहिए। कर्नाटक जो चुनाव था उसमें तो प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश चुनाव था, उसमें तो प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि नहीं, लोकसभा में प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है। लेकिन आप अगर पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के हिसाब से देखें तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि परिस्थिति 2019 जैसी नहीं रह गई है। इसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी की रेटिंग घटी है, पहले इतनी नहीं रही। नरेंद्र मोदी की रेटिंग घटी है और राहुल गांधी की रेटिंग जितनी थी उससे ठीक दूनी हो गई है। अभी भी वो प्रधानमंत्री की रेटिंग से कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी थी उससे ठीक दूनी हो गई है। दूसरे, जब राहुल गांधी का भाषण YouTube पे डाला गया तो पहले 10 घंटे में 17 लाख लोग उसे देख चुके थे। मैंने खुद वो आंकड़ा देखा। जब स्मृति ईरानी जो 55 मिनट बोली, राहुल गांधी 37 मिनट बोले थे, 55 मिनट जो स्मृति ईरानी बोली, जब उनका भाषण डाला गया तो पहले 5 घंटे में वो 50,000 तक भी नहीं पहुंचा था। जब अमित शाह का भाषण डाला गया तो पहले 5 घंटे में वो 95,000 तक केवल पहुंचा था। इससे साफ लगता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों में बहुत आकर्षण है
लोग राहुल गांधी की बात सुनना चाहते हैं, ध्यान से सुनना चाहते हैं। अब नवभारत टाइम्स ने एक विश्लेषण करके बताया कि लोगों ने राहुल गांधी का भाषण ज्यादा पसंद किया, हाँ वो नरेंद्र आंकड़ा मोदी मेरे का- पास भी है। हाँ, नरेंद्र मोदी का कम पसंद किया। किया। उसके बाद में रूबिका लियाकत ने भी एक सर्वे किया था ट्विटर पे, हाँ, हाँ। उसमें 70% से ज्यादा लोग जो है राहुल गांधी का भाषण पसंद एनबीटी करते में हुए- 90% लोगों ने पसंद किया। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक बुद्धिजीवी के तौर पे हम उस भाषण में कई खमियां राहुल गांधी की निकाल सकते हैं। जाहिर है हर चीज और भी अच्छी हो सकती थी, हाँ, इसमें कोई शक हाँ, की बात हाँ, नहीं है, obviously। लेकिन आम लोग जो है, जहां तक आम लोगों की पसंद है, वहां पे तो नंबर 1 पे राहुल गांधी खड़े हुए हैं। तो इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, ये सब भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है। अगले चुनाव का नतीजा क्या होगा ये मतदाताओं का विशेषाधिकार है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है। लेकिन ये जरूर एक समीक्षक के तौर पर मुझे दिखता है कि देश एक नए नेता की तलाश कर रहा है, देश एक समांतर नेता की तलाश कर रहा है। जिस दिन उसे वो नया नेता मिल जाएगा या वो तय कर लेगा कि यही है हमारा नया नेता, उस दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। ठीक है, आपने नंबर नहीं दिए, चलते चलते अगर आप नंबर देना चाहें तो देखिए- लोकसभा की देखिए मैं प्रधानमंत्री को फेल तो नहीं करूंगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा तृतीय श्रेणी में पास होते अच्छा इसमें, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। देखिए ना तो उसमें वैसी ऊर्जा थी, कुंठा जैसी ज्यादा ऊर्जा- दिख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे जैसी ऐसा लग ऊर्जा रहा है। उनके भाषण में हाँ। दिखती है। सवाल ये है कि आप देखिए ना, आप जब आप लोकसभा में भाषण दे रहे हैं तो आपने उसको चुनावी रैली बदल दिया, जब आप राष्ट्रीय मंच पर लाल किले से भाषण दे रहे हैं तो आपने उसको चुनावी रैली। राजनीतिक भाषण देना एक अलग बात है, प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक पद है, राजनीति के जरिए ही प्रधानमंत्री बने हैं और राजनीति के जरिए ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और राजनीति करना बुरी बात नहीं है, राजनीति करना अच्छी बात है, राजनीति बहुत बढ़िया चीज होती है। लेकिन राजनीति हमेशा राजनीति चुनावी राजनीति नहीं की जाती, चुनावी लफाजी नहीं करनी चाहिए राजनीति में, राइट। और प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत चुनावी रैलियां उन्हें करनी है सारे देश में घूम घूम के, हाँ, खूब अब तो लफाजी चुनाव- करने का मौका मिलेगा। चुनावी आप 15 अगस्त पे क्यों कर रहे हैं? राइट राइट। चलिए, तो कुल मिला के आपको शायद समझ में आया होगा कि आज का जो भाषण था या लोकसभा की जो स्पीच थी, राहुल गांधी की स्पीच, उनके आंकड़े, सोशल मीडिया का भी अभय सर ने बता ही दिया कि अब मोदी से ज़्यादा या बाकी नेताओं से ज़्यादा राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं सुनना। अब ये हो सकता है कि रिपीटेशन हो रहा है पीएम के भाषण में, उसी तरीके की वो रैलियों की बात करते हैं, तो शायद अब इंटरेस्ट जो है जनता का वो अलग बिल्डअप हो रहा है। जो अभय सर ने बोला कि वो नए नेता की तलाश में है, फिर मोदी को दिक्कत हो जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, पिछला धन्यवाद। आपका वीडियो काफ़ी देखा लोगों ने, जी। मतलब इससे पहले वाला जो हमने रिकॉर्ड किया था वो कुछ 3.5 लाख था, इस बार 4.5 लाख था, और अब उम्मीद करते हैं कि 5 लाख जी। हो जाए। और ऐसे ही, और दर्शक बड़ा प्यार भेजते हैं आपको, लोग कमेंट में करते हैं कि अब ऐसा को बोलिए कि बहुत अच्छा बोलते हैं उस टाइम में जब लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। चलिए, लोगों को पसंद आ रहा है, मेरी तो संपत्ति यही है। हाँ नहीं, थैंक यू सर।